हेलो एवरीवन, मैं सागर ठक्कर आपका वेलकम करता हूं एक्यूमिन गेट एकेडमी के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी ऑपरेशंस ऑन द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द एक्सियोमेटिक अप्रोच की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, या उससे भी ज़्यादा अगर बड़ा भी अगर हमारे पास है तो दोज आर एक्सियम्स। तो उनकी हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की हुई थी। नाउ दिस टाइम अराउंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज टू व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसके अंदर हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे कैसे हम लोग एनकाउंटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली, उसके अंदर एक ऑलरेडी एक कंडीशन इम्पोज की हुई होती है और हमें उसके बाद वाली कंडीशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सैंपल स्पेस है, इफ आई माय एक्सपेरिमेंट मेरा है टू रोल अ डाई, राइट, रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ फेयर डाई। मैं अगर मान लीजिए कि डाई को रोल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा बोला गया है कि अगर तो आउटकम इवन नंबर है, ऑलरेडी बोला गया है कि अगर तो आउटकम इवन नंबर है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आउटकम जो है वो एक प्राइम नंबर भी होगा। अगर आउटकम इवन नंबर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम प्राइम नंबर भी होगा? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका आंसर? आउटकम प्राइम नंबर है तो क्या आउटकम प्राइम नंबर, इज इट द, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग 1/6 बोलेंगे? क्योंकि प्राइम, सॉरी, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग 3/6 बोलेंगे क्योंकि 3 प्राइम नंबर होता है? नहीं, हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि गिवन दैट द आउटकम इज इवन, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप डायरेक्टली इसका आंसर 3/6 लिख दो, बिकॉज नाउ ऑलरेडी एक कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है कि आउटकम जो है वो इवन है। मतलब अब हमारा सैंपल स्पेस जो है वो 1 2 3 4 5 6 ना रह के अब वो श्रिंक हो गया है। अब वो कितना हो गया है? अब वो हो गया है सिर्फ 2 4 एंड 6। नाउ आवर सैंपल स्पेस हैज श्रिंक टू 2, 4, 6, because they have already told us, now we already know that the outcome is an even number, so no longer it is 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हमें प्राइम नंबर ढूंढना है, तो इसमें से एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 2। इनफैक्ट इवन प्राइम एक ही है, इतने सारे नंबर्स है उसमें से एक ही इवन प्राइम है जो कि है 2। सो इस केस में आंसर आएगा 1/3, राइट। इस केस में आंसर जो है वो आएगा 1/3, क्योंकि सैंपल स्पेस में 3 आउटकम्स है और हमारा फेवरेबल एक ही है उसमें से, बिकॉज दैट इज द ओनली प्राइम नंबर, सो द आउटकम फॉर दिस इज 1/3। ठीक है, सो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे ऑलरेडी एक कंडीशन हमारे पास होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका सिंबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जैसे कि अगर एक मान लीजिए मेरे पास बायस्ड डाई है, सॉरी टॉस है, बायस्ड कॉइन है, ठीक है, बायस्ड कॉइन है जो कि 2 हेडेड है, जो कि 2 हेडेड है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर? अगर मैं उसको, उस कॉइन को टॉस करता हूं, ये बायस्ड कॉइन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो
हमारे पास दो हेड्स है, दोनों ही साइड हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं वो सिक्का उछालूंगा तो मेरे पास हेड्स ही आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? 1 है। क्यों 1 है? बिकॉज अब मेरा सैंपल स्पेस जो है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज अ बायस्ड कॉइन विद टू हेडेड आउटकम्स, दैट मींस कि सैंपल स्पेस अब 2 ना रह जाके सैंपल स्पेस मेरा 1 ही है, राइट? इट इज जस्ट हेड्स, ठीक है? टेल्स तो इसके अंदर है ही नहीं, तो जब मेरा सैंपल स्पेस ही श्रिंक हो गया है तो फिर जो आउटकम है हेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/1। सो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी, टोटल आउटकम भी यहाँ पे 1 है और फेवरेबल आउटकम भी यहाँ पे 1 है, तो इस केस में भी वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग कार्ड्स की बात करते हैं, कार्ड्स में क्या होता है कि अगर मुझे ब्लैक कार्ड पता है, if I am drawing a card and let us suppose कि वो black card आ रहा है, so what is the probability that it would be a face card? सोचिए क्या होगा उसका आंसर? Probability of a face card given that it is a black card. What do you think is the answer? देखिए, अब they have already mentioned that the drawn card is already a black card, right? So now the sample space is not the 52 cards. Now the sample space is just 26 cards because there are 26 black cards. And out of those 26 black cards, how many of them are face cards? तो कितने face cards होते हैं? 6 face card होते हैं ना? जो black cards होते हैं उसमें face cards कितने होते हैं? 6 होते हैं. So the final answer is 6/26, which is 3/13. राइट? एक और बात करते हैं कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे इफ आई एम ड्राइंग अगेन, आई एम ड्राइंग वन कार्ड and it seems to be it has already occurred that it is a black card, then what is the probability that it will be king of heart given that it is a black card? हाँ जी, क्या लगता है आपको इसमें क्या होगा? सोचिए. Of course the answer for this is 0, because it is already been told that it is a black card. A king of heart is again a red card, so the chances of getting a red card given that it is already a black card is 0, because ये हमें already पता है कि वो black card है. So इस तरह से आप कंसेप्ट, इस तरह से आप सोच सकते हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट कि आपको ऑलरेडी एक कंडीशन दी हुई है और उसके ऊपर आपको कोई और प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. ठीक है? अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ अबाउट अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो डिपेंडेंट इवेंट था. ठीक है? जैसे डिपेंडेंट इवेंट का एक और एग्जांपल से सोच सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड योर रिजल्ट. सो दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स कि जितना आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, आपका नंबर ऑफ स्टडिंग आवर आपका ज़्यादा होगा, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा. तो उसी तरह से सो दैट इज डिपेंडेंट इवेंट. लेकिन you know there are certain things which have no dependence upon each other. जैसे कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा और आज बारिश होगी कि नहीं होगी. They have got nothing to do with each other. Such events we can call them as the independent events that we have already discussed in the previous videos. ठीक है? एक हाथ से मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं डाई रोल कर रहा हूँ. एक का आउटकम, एक का जो डिपेंडेंस है वो दूसरे के ऊपर नहीं है. सो दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कैन यू थिंक ऑफ के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी में डिपेंडेंस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा? सोचिए जरा. इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाएगा जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ बी, राइट? बी हो ना हो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है ए को, बिकॉज as their name suggests they are independent events.
सो बी के होने ना होने से वो कंडीशन जो है दैट डजंट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ इवेंट ए. That's why probability of A given B is probability of A, and again probability of B given A is क्या हो जाएगा probability of B, the vice versa thing, because again B has got nothing to do with A, so A doesn't have any influence on B. जो भी B का absolute जो probability होगा वही आ जाएगा, राइट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्या आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता है? डू यू थिंक सो? डू यू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए? इसका मतलब क्या होता है? कैन यू थिंक ऑफ इट कि ये क्या इवेंट क्रिएट करेगा? दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B. This is actually probability of A intersection B. Axiomatic approach जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब theorems देख रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि probability of A intersection B क्या होता है? It is nothing but probability of occurrence of A as well as B. Right? A and B दोनों ही अकर हो रहे हैं. So यहाँ से भी वही पता चल रहा है आपको. ये जो आप चीज देख रहे हो उससे भी यही पता चल रहा है कि पहले तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज ए अकर हो रहा है, और फिर अगर ए अकर हो रहा है तो फिर बी भी अकर हो रहा है यहाँ पे. सो दैट मीन्स ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? ये दोनों मिलके बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और एल्स वाइस वर्सा आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो. पहले तो बी अकर हो रहा है और बी अकर होने के बाद ए भी अकर हो रहा है उस कंडीशन के साथ. सो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये एक फिनोमिनन है जिसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पे यूज करने वाले हैं. एक्सटेंसिवली यूज करेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, आगे जाके बेस थ्योरम में भी यूज करेंगे. सो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंसेप्ट है कि यहाँ से भी पता चल रहा है कि दोनों अकर कर रहे हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है कि दोनों अकर कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है. और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्या हो जाएगा? देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. अभी बताया था मैंने आपको. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो आपको कभी भी जानना हो कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप हमेशा ये वाला जो फंडा है इसको लगा दो. ठीक है. अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया, अगर ये इक्वालिटी जो है वो सस्टेन हो रही है, तो इसका मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है. राइट. सो इन दिस केस वी कैन कॉल देम एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. या तो यहाँ से भी देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू, नाउ दिस इज अगेन एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. So probability of A B into probability of A is equal to probability of A intersection B. Then again it is independent events. So कभी भी independent events check करना है तो हम लोग ये करेंगे. ये याद रखना बहुत important है. आगे random variables में भी आता है, joint probability distribution में भी आएगा, बहुत जगह पे ये आता है. तो आप हमेशा इसको याद रखिए. और आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए ये डिपेंडेंट की बात है. दिस इज फॉर डिपेंडेंट, दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट. और आप लोग सोचिएगा कि एक और टाइप ऑफ इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है? सोचिएगा. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि अगर बी और ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पे क्या होगा. जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट में इस तरह से हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सोचना. ठीक है. तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी.
Now let us talk about certain questions wherein we are going to use this conditional probability. So let's get started with this question. हाँ जी, इसमें क्या करेंगे? Probability of A is 3/8, probability of B is 5/8, probability of A union B is 3/4. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है probability of A intersection A given B. Also check if A and B are independent events or not. All right, let's see. So सबसे पहले तो देखिए हमें ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमें दिया हुआ है, तो इस डेटा से हम लोग, हमें पता है कि probability of A union B is nothing but probability of A plus probability of B plus probability of A intersection B होता है ना? ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है. सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, पार्डन, यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है, ये हम लोगों ने थ्योरम में भी देखा है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये. तो इसमें हम लोग अब सारे डेटा डाल देते तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो दैट गोज 3/8 प्लस 5/8 माइनस 3/4. 3/4 को मैं एलसीएम के लिए 6/8 लिख देता हूँ ताकि हमें एलसीएम स्मूथली मिल जाए. तो नीचे जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उनका सम होगा 5 + 3 8, 8 - 6 is 2, 2/8. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 हो रहा है. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला. हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी into probability of A given B. So that is probability of A intersection B we already know, which is 1/4. Probability of B is already given, which is 5/8 into probability of A given B. So probability of A given B क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, वो 5/2 इस साइड पे आएगा तो 2/5 हो जाएगा. So probability of A given B आ रहा है यहाँ पे 2/5 which is 0.4. आप एग्जाम में ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही रहता है. और हमें और क्या पूछा हुआ है? हमें पूछा है कि क्या A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं. देखिए मैंने अभी बोला था कि ये ना काफी बार आता है, तो ये इससे वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो लेट्स वेरीफाई इट. क्या करेंगे? यहाँ पे वेरीफाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. देखिए कितना हो रहा है, 5 3 15, 15/64 हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कितना, 15/64 हो रहा है. और जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली 1/4. सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Therefore, A and B are not independent events, rather they are dependent events. ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं. Box A contains 5 red and 3 white marbles, and box B contains 2 red and 6 white marbles. If a marble is drawn from each box, what is the probability that both of them are of same color? ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हमारे पास 2 केसेस बनेंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 केसेस बनेंगे. पहला तो है कि बॉक्स ए जो केस 1, दे बोथ आर ऑफ द सेम कलर. ठीक है, दोनों मार्बल सेम कलर के होने चाहिए. तो केस 1, बोथ मार्बल्स आर रेड कलर्ड. ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए? बोथ मार्बल्स आर रेड कलर्ड, मतलब कि दोनों ही रेड कलर के होने चाहिए. दैट इज, वी कैन कॉल दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी.
दोनों ही। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन देखिए पहले बॉक्स से मार्बल कलेक्ट करना और दूसरे बॉक्स से मार्बल कलेक्ट करना दोनों इंडिपेंडेंट चीजें है ना, एक का दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बिकॉज दोनों ही बॉक्सेस अलग अलग है। इफ आई एम सिलेक्टिंग वन मार्बल from one box and another marble from another box, so they have got nothing to do with each other, so they are absolutely independent to each other। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा probability of A into probability of B, because they are selecting a marble from a box, from the boxes which are not the same, they are different boxes। So picking one marble from one box and another marble from another box are not dependent, they are independent, एक का दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। So that's why probability of A into probability of B बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों को हमें खाली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेड वाला क्या हो जाएगा, रेड वाले की प्रोबेबिलिटी पहले वाले बॉक्स में क्या है, 5/8 है, और दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, दूसरे वाले बॉक्स में 2/8 है। So that's when we multiply them we are going to get it as 10/64 which is 5/32। और ये एक केस है जहाँ पे रेड कलर का हो रहा है, और दूसरा केस है केस नंबर 2 जहाँ पे हमारे पास है वाइट कलर। सो वाइट में भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 into 6/8 which is 18/64 which is again 9/32। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन है ना। हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्टिंग के वीडियो में ही बात की थी कि जब केसेस बनते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 14/32। So in this case the answer is 14/32 which is 7/16। The answer for this is 7/16। I hope this is clear। All right, so in this case, in this question the odds against a student X solving the problem are 12 to 10 and the odds in favor of student, देखिए यहाँ पे against है और यहाँ पे in favor में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज कितना दिया है यहाँ पे, 12 to 10 है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी 12/22, दैट ही वोंट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एक्स बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या दिया हुआ है, इन फेवर ऑफ पे दिया हुआ है, वाई सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/15 which is 6/15 is nothing but 0.4, right। यहाँ से हमें probability of x मिल जाएगा which is the converse of probability of x bar which is 10/22 which is 5/11। अब हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि what is the probability that the problem will be solved if they try independently। देखिए प्रॉब्लम will be solved का मतलब क्या है कि या तो x स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा या तो y वाला स्टूडेंट है वो सॉल्व कर देगा, या तो दोनों ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों ही वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, दैट प्रोबेबिलिटी दैट दोनों ही सॉल्व कर देंगे। So that is in this case they are working independently, they are solving the problem independently। So इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा which is 5/11 into 0.4 that is coming to be 5 into 0.4 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, that becomes 2/11। So probability of x intersection y is 2/11 आ रहा है ना, कि दोनों ही सॉल्व कर देंगे, that is 2/11। Now probability of हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है probability of x union y कि एटलीस्ट एक तो सॉल्व कर ही रहा है। सो हमें थियोरम से पता है हमें कि that is nothing but probability of x plus probability of y minus probability of x intersection y।
तो आप जब यहाँ पे सारे जो डेटा है वो रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज 0.4, माइनस दिस इज 2/11, 5/11 minus 2/11 is 3/11, so that is 0.4 plus 3/11. When you solve this 0.4 plus 3/11, you get it as, the final answer is 3/11 plus 4, which is 3/11 plus 0.4 is 0.672727, so that's 0.6727 बार। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। So that is how you get it. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In a community, 36% of the family own a dog and 22% of the family owns a cat. Owns a dog also own a cat. देखिए यहाँ पे there's a catch. There is a big catch over there. 22% of the families own a dog, also own a cat. So इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है क्या दिया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो लोग डॉग को ओन कर रहे हैं तो वो लोग कैट को भी ओन कर रहे हैं। दैट मीन्स पहला तो जो है वो प्रोबेबली एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ डॉग है। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग अ डॉग, दैट इज कितना है 0.36। लेकिन ये वाला जो है, ये जो है, ये वाला जो है ना 22% वाला, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 22% of the families own a dog, also own a cat. So वहां पे हमें क्या दिया हुआ है, वहां पे हमें दिया हुआ है C given D is 0.22। ठीक है, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C given D is 0.22। और हमें अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली ओन्स बोथ अ डॉग एंड अ कैट। देखिए जहां पे भी बोथ आता है या एज वेल एज आता है या साइमल्टेनियसली आता है या दिस एंड दिस आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। सो दैट इज 0.30 इनटू 0.22, जो भी रिजल्ट आता है दैट विल बी द आंसर। एंड देन यू हैव अनदर थिंग व्हिच इज अ फैमिली ओन्स अ डॉग गिवन दैट इट ओन्स अ कैट। कैन यू थिंक ऑफ दिस? ये अगर आप समझ गए कि ये पूछ क्या रहे हैं, तो आपका काम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, प्रोबेबिलिटी दैट दे ओन अ डॉग गिवन दैट दे ओन अ कैट। सो दैट इज, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, है ना। ये भी तो होता है, जैसे ये होता है, जैसे ये वाला होता है, उससे उल्टा भी तो होता है, वाइसा वर्सा, थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ था। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें यहाँ पे, probability of a family owns a dog given that it owns a cat. Okay, probability of okay. So in this case what we will have to do is we will have to make it as probability of D given C. Okay, यहाँ पे पर probability of cat वाला डेटा नहीं दिया हुआ है हम लोग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट का एब्सोल्यूट डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, फैमिली ओन्स अ डॉग गिवन दैट इट ओन्स अ कैट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए ये थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम लग रहा है बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट वाला डेटा they should have given. Probability of C intersection D we have already found, but this data is missing somehow. So there is some sort of inadequacy of data, which चलिए इसको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देख लूंगा कि क्वेश्चन में क्या था, राइट? एंड व्हेन वी मूव टू द व्हेन वी मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? एक लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन अ स्मॉल टाउन the probability that fire engine is available when needed is 0.98 and the probability that ambulance will be available is 0.92. In an emergency condition, what's the probability that both will be available on time? So देखिए दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, है ना? जो फायर डिपार्टमेंट होता है और जो एम्बुलेंस जो होती है, दे आर नॉट नेसेसरी कि हमेशा यू नो दे आर इन कॉन्टैक्ट और समथिंग. सो वो दोनों इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ही आते हैं. सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें उनका प्रोडक्ट ले लेना पड़ेगा. सो द आंसर फॉर दिस इज 0.98 into 0.92. दैट्स व्हाट द आंसर इज. इसका जो भी आंसर होगा वो will be the answer. Okay, so next time हम लोग जब मिलेंगे हम लोग बात करेंगे बेस थ्योरम की. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, that is the Bayes theorem, which will be the last topic of probability as well. So we will be doing that, and then after we shall be going for the random variables, which is the part of statistics. So probability हम लोग धीरे धीरे खत्म करने को आ रहे हैं और फिर हम लोग statistics में आ रहे हैं, ठीक है? तो इसी नोट के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप सोचिएगा कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी भी चर्चा करते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं और फिर हम लोग बेस थ्योरम पे पहुँचते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं.